हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। 2 थ्योरीज हमने जो है कल डिस्कस की थी और आज हम बाकी की जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट स्टूडेंट्स आइए, फटाफट जुड़िए हमारे साथ और आइए आज हम स्टडी करते हैं हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं, जो रिमेनिंग थ्योरीज है, उससे रिलेटेड हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक तो जो हमारी रिमेनिंग क्या है थ्योरीज हैं, दो हमारी रिमेनिंग 2 थ्योरीज है, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच, उसको डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कमिंग इन द यूजीसी नेट एग्जाम। यस, तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट आइए, लाइव करते हैं हम हमारे आज के सेशन को स्टार्ट। और आज का हमारा सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट और इक्विटी का मिक्स को डिसाइड करना कि हमारी जो टोटल कैपिटल रहेगी कंपनी की, उस टोटल कैपिटल में से हमारा डेट कितना रहेगा और इक्विटी कितनी रहेगी, इसको डिसाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड हमारी क्या है, 4 थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ थ्योरीज हमारी क्या कहती है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है, मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी है, वो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को कोई अफेक्ट नहीं करता, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम नहीं करता, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको इंक्रीज नहीं करता है। और कुछ थ्योरीज हमारी ऐसी हैं जो कहती हैं कि हाँ, डेट और इक्विटी को अगर आप कम ज़्यादा करते हो, डेट को अगर आप बढ़ाते हो, इक्विटी का पोर्शन कम करते हो, तो उसका आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ पर, वैल्यू ऑफ द फर्म पर क्या पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन्हीं में से 2 थ्योरीज हमने कल डिस्कस की थी और बाकी की 2 थ्योरीज आज हम डिस्कस करने वाले। उनमें से हमारी फर्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ये क्या कहती है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो नेट इनकम अप्रोच, मतलब इस थ्योरी में कोई नई बात नहीं कही गई है। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें कोई नई बात निकल के सामने नहीं आती। इसने बस क्या किया है, जो नेट इनकम अप्रोच और जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, उन दोनों को कंबाइन किया, लेकिन उनकी पूरी हर एक की नेट इनकम अप्रोच कंप्लीटली क्या कहते हैं, उस कंप्लीट को नहीं लिया, और नहीं नेट ऑपरेटिंग इनकम की पूरी थ्योरीज को नहीं लिया, बल्कि क्या किया, नेट इनकम अप्रोच की थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया, नेट ऑपरेटिंग इनकम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और दोनों को मिला के एक नई अप्रोच बना दी गई, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल। इसमें कोई नई बात नहीं आती आपके निकल के सामने। क्या कहती है ये अप्रोच, ये नेट इनकम अप्रोच के बारे में क्या कहती है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या किया, जो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो क्या है, रेलिवेंट है, किसके लिए, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए। किसके लिए, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करता है, वो कम करता है। ये कहता है कि हाँ, डेफिनेटली जो डेट है, डेट को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, बढ़ेगी, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि जो डेट है वो क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। चीपर कैसे है, क्योंकि एक तो ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, सेकंड ये क्या है कि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दी जाती है, जो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसकी जो रेट है शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड के कंपैरेटिवली क्या होती है, वो कम होती है। इसलिए जो डेट है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, और डेट को जब हम एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो वो डेफिनेटली हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको क्या करती है, कम करती है, और हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज करती है, राइट। लेकिन ये नहीं कहता कि अगर आप किसी भी हद तक अगर आप डेट को यूज़ करते जाओगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। किसी भी हद तक का मीनिंग क्या है कि मान लो अगर आप पहले क्या है 50-50 की रेशो यूज़ कर रहे थे, 50 डेट 50 इक्विटी, फिर आपने क्या किया 60-40 की रेशो यूज़ की, फिर आपने अपने डेट को बढ़ा के 70-30 कर दिया, फिर क्या किया 80 और 20 पे आ गए। तो अगर आप अपने डेट को क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और इक्विटी को कम करते जा रहे हो, तो अगर आप डेट को, मतलब अगर आप
50 से क्या आ गए 80 पर आ गए। तो अगर आप इस लेवल तक मतलब बहुत ज़्यादा लेवल तक क्या करोगे, अगर डेट को यूज़ करते हो तो डेट को यूज़ करने से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक लेवल तक बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, एक लेवल तक कम होने के बाद जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस बात को हमारी जो नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहती थी कि अगर आप डेट को जिस हद तक यूज़ करते जाओगे, अगर आप डेट को क्या करते जाओगे, बढ़ाते ही चले जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगी, कम करेगी और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाएगी। ये कहता है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या कहती यही है कि जो नेट इनकम अप्रोच में आपका कहा गया है कि अगर हम डेट को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कम होगी, और जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक लेवल तक, अगर हम एक लेवल तक डेट को यूज़ करते हैं तो ही हमारी जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, कम होगी, और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। राइट स्टूडेंट्स, तो डेट को हमें क्या करना चाहिए, एक लेवल तक ही यूज़ करना चाहिए, यानी कि एक लेवल वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी अर्निंग्स में से कितना पोर्शन थर्ड पार्टी को देने के लिए एज ए इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, कंपनी की कितनी अर्निंग्स है जिसको वो थर्ड पार्टी को देने के लिए क्या है, रेडी है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबल है, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि हर एक कंपनी के लिए जो डेट यूज़ करने का लेवल है वो कितना है। राइट स्टूडेंट्स, तो नेट और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो उसने क्या किया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को भी एक स्टडी करती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में इसने क्या कहा कि इट रिसेंबल्स नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दैट बियॉन्ड ए सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस। बट क्या कहती है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक लेवल के बाद बियॉन्ड ए सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज डिग्री ऑफ लिवरेज क्या है, डेट को ज़्यादा यूज़ करना, कि डेट को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। कि अगर हम एक लेवल के बाद भी क्या करते हैं, डेट को यूज़ करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगती है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच इस बात को नहीं लेता, वो क्या कहता है, इट डिफर्स फ्रॉम द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर कांस्टेंट। जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहती थी कि अगर आप एक लेवल तक क्या करते हो, अगर आप डेट को बढ़ाते चले जाते हो तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ेगी। ट्रेडिशनल अप्रोच भी ये बात मानती है कि हाँ, अगर आप एक लेवल के बाद भी क्या करते हो, डेट को यूज़ करते हो, तो वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। लेकिन ये नहीं कहती कि ऑल डिग्री ऑफ लिवरेज, कि आप चाहे कितना भी डेट यूज़ करो, हर लेवल पर आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। इससे ये ट्रेडिशनल अप्रोच डिफरेंट है। देखो नेट इनकम अप्रोच क्या कह रही थी और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कह रही थी। इसने क्या किया, ट्रेडिशनल अप्रोच ने नेट इनकम अप्रोच की क्या बात उठाई कि डेट क्या है, एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, और वो डेफिनेटली क्या करेगा, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाएगा और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कम करेगा। राइट। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की किस बात को उठाया कि अगर आप एक लेवल के बाद भी डेट को यूज़ करते हो तो उस डेट को यूज़ करने से डेफिनेटली आपकी इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा और उनका रिस्क बढ़ेगा तो वो कंपनी से क्या करेंगे, ज़्यादा रिटर्न्स की डिमांड करेंगे। ज़्यादा रिटर्न होगा तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहती है कि हमें डेट को यूज़ करना चाहिए। डेट क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डेट क्या है, हमारा एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो डेफिनेटली हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाएगा। लेकिन डेट को एक लेवल तक ही इंक्रीज करना चाहिए, डेट को एक लेवल तक ही यूज़ करना चाहिए। अगर एक लेवल के बाद भी आप डेट को ही यूज़ करोगे और इक्विटी को कम यूज़ करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। मीन्स कि जैसे मान लो ये आपका डेट है, ये आपकी इक्विटी है, ठीक है, छोड़ो इसको। क्या है, ऐसे ही समझते हैं हम कि अगर
आप एक लेवल तक डेट को यूज़ करते हो, डेट को डेफिनेटली यूज़ करो, क्योंकि डेट क्या चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, और वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होने की वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म को क्या करेगा, बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा। लेकिन उसको एक लेवल तक ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक लेवल के बाद भी डेट को यूज़ करोगे तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ाएगा, और आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगी और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म कम होगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच यही बात करती है। तो क्रक्स क्या है इसका, द क्रक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच इज दैट through judicious use of debt, a firm can reduce its overall cost of capital and can increase the value of the firm। कि अगर हम डेट का एक अच्छे से यूज़ करें, क्या करें, डेट का एक अच्छे से यूज़ करें कि हमें कितना डेट यूज़ करना चाहिए, कितना डेट हमें अपनी कंपनी में रखना चाहिए, तो उससे क्या होगा, हम अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ा सकते हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं। रैशनल क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे, दैट डेट क्या है, एक रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। डेफिनेटली बिल्कुल ट्रू है ये बात कि जो डेट है हमारा वो क्या है, हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, राइट। तो अ चेंज इन लिवरेज, चेंज इन लिवरेज मीन्स डेट को इंक्रीज करना, कम करना, दैट इज यूजिंग मोर डेट, कि अगर आप ज़्यादा डेट यूज़ करते हो इन प्लेस ऑफ इक्विटी, causes a decline in the overall cost of capital। अगर आप ज़्यादा डेट यूज़ करोगे इक्विटी के कंपैरेटिवली तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज हो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, डिक्लाइन होगी, और वो डिक्लाइन होगी विद अ रीजनेबल लिमिट ऑफ डेट इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ डेट इज़ इंक्रीज्ड। अगर आप डेट का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज करते जाते हो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, एक लेवल के बाद भी अगर आप क्या करते हो, बढ़ाते ही चले जाते हो डेट को। डेट मान लो आपने पहले क्या था, 70-30 की आपकी रेशो चल रही थी, फिर आपने उसको 80-20 कर दिया, फिर आपने उसको 90 और 10 कर दिया, मीन्स कि आपकी जो टोटल कैपिटल है उसका 90% आपने थर्ड पार्टी को पे करना है, अपनी अर्निंग्स का 90% आपने थर्ड पार्टी को पे करना है, और सिर्फ 10% है जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर है। तो उस केस में आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, बढ़ने की बजाय, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम होगी, डिक्लाइन जाएगी। तो एक लेवल तक ही डेट को यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि अब डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो तो आप डेट को यूज़ करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ। नो, डेट को यूज़ करो, डेफिनेटली करो, लेकिन एक लेवल तक यूज़ करो। अगर उस लेवल के बाद भी यूज़ करोगे तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होने की बजाय क्या होगी, बढ़ना शुरू कर देगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एट दैट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वेयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, मिनिमम, और वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हमने कोई नई बात नहीं सीखी, कोई नई बात जिसमें नहीं आती। इसने सिर्फ क्या किया, जो हमारी नेट इनकम अप्रोच और जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उन दोनों को कंबाइन किया है। तो स्टूडेंट्स फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई या नहीं आई। फटाफट स्टूडेंट्स, हरी अप। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई है या नहीं आई। फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं हमारे आगे, हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज MM अप्रोच।
अप्रोच बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है अप्रोच। और यूजीसी नेट के एग्जाम में रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अप्रोच क्या है, ये क्या कहती है, इसकी अजम्पशंस क्या क्या है। इससे रिलेटेड हमारे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं हमारे यूजीसी नेट में के एग्जाम में, या फिर कोई भी टीचिंग लेवल का एग्जाम हो, सब एग्जाम्स में अप्रोच से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम फटाफट अब इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं कि ये अप्रोच क्या कहती है। अप्रोच, ये अप्रोच वैसे तो हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है उसी के जैसी है, क्योंकि ये अप्रोच भी क्या कहती है कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है, जो डेट और इक्विटी का मिक्स है, वो डेट और इक्विटी का आपका मिक्स चाहे जो मर्जी हो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप कितना मर्जी डेट को बढ़ा लो, इक्विटी को कम कर लो, या डेट को कम कर लो, इक्विटी को बढ़ा लो, कुछ मतलब डेट और इक्विटी को कम ज़्यादा करने से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहने वाली है, कांस्टेंट ही रहने वाली है। आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, सेम रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये क्या मानती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वो टोटली क्या है, इररेलेवेंट है। क्या है वो, टोटली इररेलेवेंट। किसके लिए, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, हमारी फर्म की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने के लिए टोटली क्या है, इररेलेवेंट है। तो समझते हैं ये क्या कहती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह ही बात करते हैं कि ये इररेलेवेंट है, लेकिन जब हम इसके क्या है, दो पार्ट है कि अगर जब टैक्सेस इग्नोर किए जाते हैं कि टैक्स नहीं है, उस केस में तो क्या है, बिल्कुल नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ही है ये सेम, कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में बताया गया है, जो रीज़न वहाँ दिया गया है, वही सेम रीज़न अप्रोच भी वही बात करती है, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी लॉजिक को लेकर बात करती है जब टैक्सेस को इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर टैक्सेस को इग्नोर ना किया जाए, उस केस में इसका जो डिफरेंस है, इसका जो रैशनल है, जो लॉजिक है, वो क्या है, हमारा डिफरेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट समझते हैं वो क्या कहती है। सिमिलर टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर, जब टैक्स को इग्नोर कर दिया गया तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह ही है कि ये एक थोड़ी क्या कहते हैं, प्रूव्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप, कि हमारे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में और वैल्यू ऑफ द फर्म में और इट्स की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अप्रोच व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर, कि जब हम टैक्सेस को इग्नोर करते हैं तो ये अप्रोच क्या बात करती है वो समझते हैं। देखो रीज़न क्या है इसका, कि थ्योरी इज दैट ऑल्दो द डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि ये भी ये कहते हैं कि बेशक जो डेट है वो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मानती है ये भी कि डेट क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बावजूद इसके क्या है, विद द इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ डेट, कि अगर हम डेट का यूज़ करते बढ़ाते चले जाते हैं, डेट का जो यूज़ है वो क्या करते रहते हैं, बढ़ाते चले ही जाते हैं, एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कि अगर हम डेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते चले जाते हैं तो एक लेवल के बाद जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या होगी, इंक्रीज। और यही इंक्रीज क्या करेगी, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफसेट द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ डेट, कि ज़्यादा डेट यूज़ करने से हमारी जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम हुई थी उसके कम, मीन्स कि आपने क्या किया, ज़्यादा डेट को यूज़ किया, डेट ज़्यादा यूज़ किया तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई। और अब ज़्यादा डेट के यूज़ करने से जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ गई, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो गई, वो भी बढ़ गई। तो यानी कि डेट को यूज़ किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई, ठीक, फिर हमने लेकिन डेट को ज़्यादा यूज़ करने से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ी है, जितनी भी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ी है उसके वो हमारी क्या करती है, हमारी जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम हुई थी उतनी ही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है, यानी कि ऑफसेट कर देती है। ये क्या कर देती है, द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफसेट, यानी कि इक्वल कर देती है, कि जितनी हमारी डेट को यूज़ करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई थी, इक्विटी की कॉस्ट उतनी ही हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या आ जाती है, सेम, क्या आ जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है विद द लो कॉस्ट ऑफ डेट।
फर्दर क्या कहते हैं थ्योरी, द थ्योरी फर्दर प्रोफाउंड्स दैट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट ऑफ डेट, कि डेट के एक लिमिट के बाद द कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेज, और एक लिमिट के बाद अगर हम डेट को भी यूज़ करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क, बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉल्स thereby अगेन कीपिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट, कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो क्या हो जाती है, सेम। अगर हम टैक्सेस को क्या करते हैं, इग्नोर, तो ये हमारी वही सेम बात थी जो हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में पढ़ी थी, समझी थी। अब हम बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की। क्या अजम्पशंस है इसकी, अजम्पशंस ऑफ एमएम अप्रोच। फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस रिस्क क्लासेस ऑफ फर्म, कि हमारी जितनी भी फर्म में हैं उन सब का जो रिस्क है ना वो क्या होता है, सब, यानी कि एक जैसी जितनी भी फर्म में है सभी फर्मों का जो रिस्क है, जो रिस्क का लेवल है वो क्या होता है, सेम। होमोजीनियस मीन्स सेम, कि हमारा जितनी भी फर्में हैं उन सभी फर्मों का जो रिस्क का लेवल है वो क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। कि आप किसी भी फर्म में चले जाओ, चाहे आपकी फर्म में ज़्यादा डेट यूज़ करते हो, चाहे आप इक्विटी ज़्यादा यूज़ करते हो, या आप डेट को क्या कर रहे हो, कम यूज़ कर रहे हो और इक्विटी को ज़्यादा यूज़ कर, कोई भी फर्म हो, हर फर्म का जो रिस्क है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये एक इसके अजम्पशंस है। सेकंड क्या है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेक्टेशंस अबाउट दी नेट ऑपरेटिंग, की हर जो पर्सन है वो क्या करता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम के बारे में एक्सपेक्टेशंस लगाता है कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने चाहिए। यानी कि कोई फर्म अगर इक्विटी है, इक्विटी को क्या करती है, इक्विटी ज़्यादा यूज़ करे तो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमें इस कंपनी से इतना तो प्रॉफिट मिलना ही, इतना रिटर्न तो हमें मिलना ही मिलना चाहिए। थर्ड क्या है, 100 पे आउट रेशो, कि जितना भी कंपनी अर्न करती है ना वो सारा का सारा क्या कर देती है, पे आउट, क्या कर देती है वो, पे आउट, कि जितना भी कमाएंगे वो सारा का सारा पे आउट कर देती है। नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये एज्यूम करके चलते कि हमारे कंपनीज के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट है हमारी कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, कि हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटीज़ आर इनफाइनाइटली डिविजिबल, कि सिक्योरिटीज़ को आप इनफाइनाइटली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं है कि आपके जो शेयर्स हैं उनका एक लेवल होता है। इनको मतलब आप जैसे एक शेयर आपको क्या है 10 रुपये का, आप 10 रुपये के 10 रुपीज़ के पार्ट्स में शेयर को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो इनडेफिनेट इनफाइनाइटली डिविजिबल नहीं है एक्चुअल में। लेकिन ये क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ है वो क्या होती है, इनफाइनाइटली डिविजिबल। इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय और सेल सिक्योरिटी, कि इन्वेस्टर्स क्या है, बिल्कुल फ्री है, चाहे उन्हें शेयर्स को परचेज करना है, किसी भी सिक्योरिटी को परचेज और सेल करने के लिए वो क्या है, टोटली फ्री है। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि आप जो सिक्योरिटीज़ है उनको सेल करो, परचेज करो, उस पर आपकी क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, जबकि रियलिटी में ये भी होती है। अगर आप सिक्योरिटीज़ को परचेज करोगे तो भी आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और अगर आप सेल करते हो तो भी आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन इज़ परफेक्ट एंड फ्रीली अवेलेबल टू द इन्वेस्टर, की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। और लास्ट है इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनल, कि जितने भी इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, सोच समझकर डिसीजन लेने वाले होते हैं। तो इन अजम्पशंस के ऊपर एमएम अप्रोच हमारी डिपेंड करती है। मींस अजम्पशंस का मतलब क्या है कि अगर ये सारी सिचुएशंस हैं, क्या है, अगर ये सारी सिचुएशंस एप्लीकेबल हैं तो डेफिनेटली अगर आप डेट और इक्विटी का जो मिक्स है वो डेट और इक्विटी का मिक्स को आप कम करो, ज़्यादा करो, डेट को बढ़ाओ और इक्विटी को कम करो, तो वो टोटली क्या रहेगा, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वो क्या होगा, आपका टोटली इररेलेवेंट हो जाएगा। किसके लिए, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट, अगर ये सिचुएशंस आपकी क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये हमारी जो एमएम अप्रोच है इन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अब हम समझते हैं बिहेवियरल जस्टिफिकेशन और द आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होती है, क्या होती है हमारी आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या है, एमएम अप्रोच आर्बिट्रेज प्रोसेस को लेके चलती है कि अगर आर्बिट्रेज प्रोसेस है तो इसकी वजह से ही, मतलब इसका जो लॉजिक है वो क्या है
आर्बिट्रेज प्रोसेस है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस के होने से ही जो हमारी डेट और इक्विटी का मिक्स है वो हमारे क्या है, टोटली इररेलीवेंट रहता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए। बिहेवियरल जस्टिफिकेशन क्या कह रहा है, एमएम प्रोवाइड बिहेवियरल जस्टिफिकेशन फॉर द इररेलीवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, किसके लिए, इररेलीवेंस के लिए, एंड जस्टिफिकेशन लाइज इन द आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब हम समझते हैं कि आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग कि जो सिक्योरिटीज हैं उनका हमें क्या करना है, बाय भी करना है और उसको सेल भी करना है। किन सिक्योरिटीज का, दो सिक्योरिटीज विच आर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो क्या है इक्विलिब्रियम से बाहर हैं, इन द कैपिटल मार्केट। इक्विलिब्रियम से ऐसी सिक्योरिटीज जो क्या है इक्विलिब्रियम कैपिटल मार्केट में क्या है, बाहर हैं, इक्विलिब्रियम से बाहर हैं, तो इट इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज हुज प्राइसेस आर लोअर, कि ये क्या करता है कि जिन सिक्योरिटीज़ की आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, यानी कि आप जिन सिक्योरिटीज़ की आपकी वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है, जिन सिक्योरिटीज़ की आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, तो उन सिक्योरिटीज़ को आपको क्या करना है, परचेज करना है। तो वो ये क्या करते हैं कि ऐसी सिक्योरिटीज़ को परचेज करो जो क्या है अंडर वैल्यूड हैं, जिनकी जो परचेजिंग प्राइस है क्या है, कम है, उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करो और उन मार्केट में जाके फिर उसको सेल करो जहाँ पर उन सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस्टली, महंगी है। एंड सेलिंग दोज सिक्योरिटीज हुज प्राइसेस आर हायर, कि जिन सिक्योरिटीज़ के जो प्राइसेस है वो क्या है, हाई है, जिन सिक्योरिटीज़ के जो प्राइस है वो क्या है, हाई है, उनको आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। जिन सिक्योरिटीज़ के आपके जो प्राइस है वो क्या है, कम है, उन्हें आपको खरीदना चाहिए। यानी कि आप एक ही मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको डिफरेंट क्या करो, जिस सिक्योरिटी के जो प्राइसेस है वो क्या हाई है उसको क्या करो, जिन सिक्योरिटीज़ के जो प्राइसेस हाई हैं उनको सेल करो और जिन सिक्योरिटीज़ के जो प्राइसेस है वो क्या है, लो है, उनको परचेज कर लो। बाइंग ऑफ अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ विल इंक्रीज देयर डिमांड, कि जो सिक्योरिटी के जो प्राइस है क्या है, कम है, प्राइस कम होंगे तो सभी लोग उन सिक्योरिटीज़ की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, उनको परचेज करेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे उसकी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, एंड विल रिजल्ट इन रेजिंग देयर प्राइस, और उससे फिर क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। जिन सिक्योरिटीज़ की क्या है, प्राइस क्या है, कम है, उन सिक्योरिटीज़ की क्या होगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्राइस भी बढ़ेगा। और सेलिंग ऑफ ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ विल इंक्रीज देयर सप्लाई, कि जिन सिक्योरिटीज़ की क्या है, प्राइस ज़्यादा है, जिन सिक्योरिटीज़ का प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो उससे जो उनके प्राइस है वो क्या होंगे, कम होंगे, प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रिसोर्टेड, कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता ऐसा तब तक चलता रहेगा। यानी कि जो अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ है उनको परचेज करो, जो ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ है उनको सेल करो, और जब तक आप आपको ऐसा तब तक करना है जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को नहीं कट करती हैं, कि जैसे ये डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम, कि जहाँ पर आपकी प्राइस, जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, वो प्राइस, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस इंश्योर्स दैट द सिक्योरिटीज ऑफ टू आइडेंटिकल फर्म्स, कि दो एक जैसी फर्मों की सिक्योरिटीज़ कैन नॉट सेल एट डिफरेंट प्राइसेस फॉर लॉन्ग, की बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप एक जैसी फर्मों की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको अलग अलग प्राइस पर मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपकी डेट है, चाहे आप उसको कम करो ज़्यादा करो, वो टोटली इररेलीवेंट है, किसके लिए, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए। तो ये आपकी अप्रोच कहती है आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की जितने भी थ्योरीज हैं। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं।
आइए स्टूडेंट्स फटाफट हरी अप, फटाफट जुड़िए हमारे साथ और फिर हम करते हैं हम स्टार्ट एमसीक्यूज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एमसीक्यूज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फटाफट फटाफट हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, हरी अप हरी अप हरी अप। अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एमसीक्यूज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है जो हमारा यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो हमें अप्रोच दी गई हैं उन अप्रोच में से हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच नहीं है। एमएम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने डिस्कस की हैं कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज कौन कौन सी हैं। हमें यही बताना है कि इनमें से हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी कौन सी नहीं है। मोहित सिंगला का आंसर आया फर्स्ट का डी। वेल डन मोहित, वेल डन, योर आंसर इज डी। आंसर इज डी, ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an implicit cost, which of the following is an implicit cost of increasing proportion of debt of a company, कि अगर आप किसी कंपनी का जो डेट है उसको क्या करते हो, बढ़ाते हो, कि अगर आप कंपनी के डेट को क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो उस डेट को बढ़ाने से कंपनी को इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है। वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है जो कंपनी को बियर करनी पड़ती है, कब, अगर हम ज़्यादा डेट को यूज़ करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा डेट को यूज़ करते हैं तो हमें कौन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, वो हमें बताना है क्वेश्चन में, वो हमसे पूछा गया। ऑप्शन है आपके, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी वुड डिक्रीज, कि क्या होगा कि आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ कंपनी वुड इंक्रीज, कि अगर हम ज़्यादा डेट को यूज़ करते हैं तो हमारी कंपनी की जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो इंक्रीज होगी। या फिर टैक्स शील्ड वुड नॉट बी अवेलेबल, और न्यू डेट की जो नए डेट होंगे उनके ऊपर हमारा टैक्स शील्ड अप्लाई नहीं होगा। या फिर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड डिमांड हायर रिटर्न्स, कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्या होंगे, ज़्यादा हायर रिटर्न्स डिमांड करेंगे। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट बताओ कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ करती है तो ज़्यादा डेट यूज़ करने से कंपनी को इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट मीन की जो इम्प्लाइड है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा, जो ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि अगर आप ज़्यादा डेट यूज़ करोगे तो ऐसा होगा ही होगा, वो कौन सा ऑप्शन है इनमें से, फटाफट आंसर करके बताओ। मोहित सिंगला का आंसर आया सेकंड का डी। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट आंसर करो, क्या आंसर है इसका, क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी कंपनी को। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है इम्प्लाइड, जो हमें बियर करनी, मतलब जो इम्प्लाइड है। मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही है, वेल डन मोहित, वंस अगेन योर आंसर इज डी। आंसर इज डी, कि अगर आप ज़्यादा डेट यूज़ करते हो तो ज़्यादा डेट यूज़ करने से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा क्या करेंगे, डिविडेंड, जो ज़्यादा रिटर्न है वो डिमांड करेंगे, और वो रिटर्न या हायर डिमांड करेंगे तो उससे क्या होगा अगर वो ज़्यादा रिटर्न हायर डिमांड करेंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी इंक्रीज होगी। पूजा कुमारी का भी आंसर है सेकंड का डी, वेल डन। सो डी इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एमएम अप्रोच इज सिमिलर टू डैश अप्रोच, कि एमएम अप्रोच हमारी किसके जैसी है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नन ऑफ द अबव। फटाफट स्टूडेंट्स आंसर कीजिए, क्या है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। हमारा आंसर का, ये सभी वो क्वेश्चन है जो हमारा यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। एमएम अप्रोच किसके जैसी अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और नन ऑफ द अबव। मोहित सिंगला थर्ड का बी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, बिल्कुल सही, आंसर इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि एमएम अप्रोच
और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों थ्योरीज क्या है, इररेलीवेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो आंसर इज बी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है और एमएम अप्रोच दोनों एक ही बात कहते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वो टोटली क्या है, इररेलीवेंट है। क्या है वो, टोटल इररेलीवेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंसीडरेशंस इन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कि अगर आप एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो, तो आप इनमें से किस किस चीज़ की तरफ ध्यान दोगे, किस किस चीज़ को कंसिडर करोगे। मान लो आप किसी कंपनी के क्या हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो और आप कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर और आपको कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। आपको ये डिसाइड करना है कि कंपनी कितना डेट यूज़ करे और कितना इक्विटी यूज़ करे, तो आप इन सब ऑप्शंस में से किसको कंसिडर करोगे। हमें ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट क्या आंसर होगा आपका। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करोगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को कंसिडर करोगे, या फिर तीनों को कंसिडर करोगे। मोहित सिंगला का आंसर आया फोर्थ का डी। वेल डन मोहित, इसका आंसर है आपका डी। क्योंकि अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो, और मनप्रीत सिंह का भी आंसर आया फोर्थ का डी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कि अगर आप कंपनी के क्या हो, फाइनेंशियल मैनेजर और आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हो, तो हम उस कंपनी की जो भी हम डेट या इक्विटी जो भी यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखें कि हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी और वो हमें रिटर्न्स कितना देगी, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कितनी होगी, हम इसको भी कंसिडर करेंगे। हम तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करके चलेंगे तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। योर आंसर इज डी। आंसर इज डी। आंसर इज डी। डी आएगा आंसर, नॉट ए। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेल डन मोहित। मोहित आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कमेंट करके बताओ। मोहित आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए या कोई और टीचिंग एग्जाम के लिए। टेल मी मोहित, आप किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नहीं, कॉमर्स के लिए तो कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी और टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यूजीसी नेट, ओके। आपका एमकॉम हो चुका है मोहित। ओके मोहित, आप कैथल से हो, मैं भी कैथल से हूँ। अभिषेक मुखिया, राधे राधे। राधे राधे जी। चलो हम बढ़ते हैं। ओके ओके मोहित, ओके आपकी एमकॉम अब हो जाएगी। ओके मोहित, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to which approach the overall capitalization rate and cost of debt remains constant for all degree of leverage। कि इनमें से कौन सी अप्रोच है जो हमें ये कहती है कि हमारी जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। चाहे हम जितने जो भी हमारे डिग्री ऑफ लेवरेज है, जितने भी हमारे डिग्री ऑफ लीवरेज हैं, वो सभी डिग्री ऑफ लीवरेज हमारे क्या है, कांस्टेंट हैं। कौन सी अप्रोच ऐसा कहती है हमें, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। बताओ फटाफट स्टूडेंट्स।
मोहित सिंगला का आंसर आया है ए। अभिषेक मुखिया, फर्स्ट टाइम ले रहा हूं आपकी क्लास। कोई ना स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहिए। वेलकम अभिषेक, वेलकम। आप डेली आया करो, डेली लगाया करो क्लास आपकी। फिफ्थ की ऐसी कौन सी अप्रोच है जो हमें ये कहते कि हमारी सभी डिग्री ऑफ लीवरेज पे कैपिटलाइजेशन रेट और हमारी कॉस्ट ऑफ डेट क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। मोहित का आंसर आया है फिफ्थ का बी, नेट इन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका, आंसर इज बी, क्योंकि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है, टोटली इररेलीवेंट। इररेलीवेंट मीन्स कि हमारी, चाहे आप कोई भी डेट यूज करो, कोई भी डेट यूज करो, आप कितना भी डेट यूज करो, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। चाहे आप कितना भी डेट यूज करो, चाहे आप 10% डेट यूज करो, चाहे आप 90% डेट यूज करो, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। किस अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हैज नथिंग टू डू विद, कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इनमें से क्या नहीं करता है, कि जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो हम नहीं करते हैं, मतलब कौन सी चीज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप मान लो कंपनी के क्या हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो, कंपनी के क्या हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो, और आपको अपनी कंपनी का क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, तो इनमें से आप किस चीज़ को कंसिडर नहीं करोगे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो इनमें से आप किन किन चीज़ों को कंसिडर नहीं करोगे, इसमें इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। आप प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करोगे या नहीं करोगे, सॉल्वेंसी को करोगे या नहीं, ट्रांसफरेबिलिटी को करोगे या नहीं, या फ्लेक्सिबिलिटी को, कौन से हैं जिनको आप कंसिडर करोगे। फटाफट स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताओ कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हो तो इनमें से कौन सी चीज़ को आप कंसिडर करोगे और किसको नहीं करोगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया, हैज़ नथिंग टू डू, कि जिसको आप कंसिडर नहीं करोगे। मोहित का आंसर आया सिक्स्थ का बी, बट आंसर इज सी, आंसर इज सी, ट्रांसफरेबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करने का कोई लॉजिक नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर को ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करने से हमारा कुछ नहीं है। हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम डिसाइड कर रहे हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, राइट। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हम अपने जो डेट है उसको टाइम पे पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सॉल्वेंसी का मतलब कि हम अपने जो डेट है उसको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, हम सॉल्वेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर टाइम पे अपने डेट को पे कर सकते हैं तो इट मीन हम सॉल्वेंट है, और अगर हम अपने टाइम पे अपने डेट को पे नहीं कर पाएंगे तो इट मीन हम क्या हो गए, इनसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंसी को भी हम कंसिडर करते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या रखना चाहते हैं, कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी टाइम जब भी चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। क्या है कि हम दोनों में चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में एज पर सिचुएशंस क्या कर सके, चेंज कर सके। तो वो भी हम देखेंगे। हम तीनों चीज़ को कंसिडर करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को भी, सॉल्वेंसी को भी और फ्लेक्सिबिलिटी को, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ मोहित। प्रॉफिटेबिलिटी तो हम डेफिनेटली देखेंगे। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हम टाइम पे जिन थर्ड पार्टी को जो लोन होते हैं, जो हमने थर्ड पार्टी से बोरो कर रखे हैं, उनकी हम टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम उनके टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं तो इट मीन क्या है, हम सॉल्वेंट है। और अगर हम उनकी थर्ड पार्टी की टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते तो इट मीन क्या हुआ, हम इनसॉल्वेंट है। तो हमें ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जिससे हम क्या कर सके, अपनी टाइमली पेमेंट कर सके डेट की। तो सॉल्वेंसी का हम यहाँ पर ये कंसिडर है, ये कंसर्न है यहाँ पर। हेलो जी, हेलो। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज करना एज पर दी सिचुएशंस, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। सिर्फ एक ट्रांसफरेबिलिटी है जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आंसर इज सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवर्धन, हेलो जी, हेलो। दानिश, आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके।
पीजीटी जो DSSB का आपका होने वाला, नहीं मेल का तो हो चुका है, DSSB। पीजीटी ऑफ विच स्टेट? दानिश आप पीजीटी किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? हेलो हेलो दानिश, आप पीजीटी किस उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? कौन से स्टेट का पीजीटी है आपका? चलो हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अजम्पशंस ऑफ MM मॉडल? अभी हमने डिस्कस की थी MM मॉडल की जो अजम्पशंस हैं, तो UGC नेट के एग्जाम में हमारी अजम्पशंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी ऐसी अजम्पशन है जो MM अप्रोच नहीं लेकर चलती, नहीं, जिसे हम नहीं लेकर चलते। नमस्ते जी, नमस्ते सिद्धार्थ, वेलकम टू ऑल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि MM अप्रोच इनमें से क्या अजम्पशन इनमें से MM अप्रोच की नहीं है? हमें इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है, अजम्पशन नहीं है, वो बतानी है। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन परफेक्ट कैपिटल मार्केट, डेफिनेटली होती है। इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, ये भी है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि हमारा जो रिस्क है, जितने भी फर्म है उन सबका एक जैसा रिस्क होता है। यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो और एब्सेंस ऑफ टैक्स, एब्सेंस ऑफ टैक्स भी होता है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस भी होती है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट भी होते हैं, लेकिन यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो हमारी नहीं होती। वो क्या होता है हमारा 100% पे आउट। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। सिद्धार्थ का भी आंसर आया सी, वेरी गुड, वेल डन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने वाली सबसे मोस्ट कॉमन अप्रोच कौन सी है? ऑप्शंस आर रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस और लिवरेज एनालिसिस। कि कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज हम किसके थ्रू करते हैं, कौन सी अप्रोच के थ्रू हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, कौन सी अप्रोच है? बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके, किस अप्रोच के थ्रू आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करोगे, एनालाइज करोगे? रेशो, कैश फ्लो, कंपैरेटिव, लिवरेज। फटाफट फटाफट फटाफट, हरी अप हरी अप हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, प्लीज कमेंट योर आंसर। मोहित सिंगला का आंसर आया है 8th का डी, लिवरेज एनालिसिस इज योर करेक्ट आंसर। लिवरेज एनालिसिस योर करेक्ट आंसर। लिवरेज एनालिसिस इज योर करेक्ट आंसर। आंसर इज डी, आंसर इज डी, आंसर इज डी। वेल डन स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द डेट एंड इक्विटी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड, कि इन टर्म्स में से कौन सी टर्म हमारी यूज की जाती है, किसके लिए? रिप्रेजेंट द प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? आपके ऑप्शंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, एसेट स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर। मोहित सिंगला का आंसर आया है 9th का डी। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट हरी अप करके आंसर दीजिए। आंसर इज डी, मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही है। कैपिटल स्ट्रक्चर ही एक ऐसी टर्म है जो डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप को डिफाइन करती है।
तो आंसर इज, मुकेश का भी बिल्कुल सही आंसर है 9th का डी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो आंसर इज डी, आंसर इज डी। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जो ये कहती है कि फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं होती। हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, की जो फर्म की वैल्यू है, हमारे फर्म की जो वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं होती है। हमारे फर्म की वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं होती है। कौन सी अप्रोच है वो, कौन सी अप्रोच ऐसा कहती है? एमएम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल व्यू और नन ऑफ द अबव। मोहित सिंगला 10th ए, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, बताओ फटाफट आंसर क्या है, कमेंट करके फटाफट बताओ स्टूडेंट्स। आंसर इज ए, एमएम अप्रोच, एमएम हाइपोथेसिस। एमएम अप्रोच ही कहती है कि हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, टोटली इररेलेवेंट रहती है किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो ये थे आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज और उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो आज तक हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।